Today we are going to start a new chapter in history, that is ruling the countryside. Chapter number 3 of history. रूलिंग द कंट्रीसाइड है क्या, पहले समझ लें। कंट्रीसाइड किसको कहा जाता है? कंट्रीसाइड वो रीजन होता है जो किसी सिटी या किसी टाउन के आउटर रीजन में होता है। जितना भी टाउन या सिटी का जो मेन एरिया होता है, मेन एरिया छोड़ करके उसके आसपास के जितने भी जो है आपके एक तरह से सेटलमेंट होते हैं, उनको जो है हम लोग कंट्री साइड कहते हैं। तो कंट्री साइड का मतलब ये हो गया, जैसे बाहर ये जो आपके एक तरह से कॉन्सेप्ट है कंट्री साइड का, ये आपके वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में मेनली जैसे नॉर्थ अमेरिका है, यूएसए के रीजन है, तो ये क्या करते हैं कि कंट्री साइड में आपके एक तरह से एग्रीकल्चर है, एनिमल रेयरिंग है, फार्म का डेवलपमेंट है, ये सारी चीज इन लोग कंट्री साइड में करते हैं। और मेन एरिया जो होता है वहां पर आपके एक तरह से सोशल जो है आपके जितनी भी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जितनी भी चीजें होती हैं या सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे स्कूल है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, जो रिक्वायर्ड बिल्डिंग्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपके मेन सिटी या उस जो है आपके टाउन में होती हैं। तो एक ऐसा जगह जो आप ये कह सकते हैं कि किसी सिटी या टाउन को चारों तरफ से घेरे रहता है, या चारों तरफ का एरिया जो किसी सिटी और टाउन के चारों तरफ पाया जाता है, जहां पर जो है आपके टाउन या फिर सिटी की फैसिलिटीज नहीं मिलती है, वो आउटर रीजन जो है आपके कंट्री साइड कहलाता है। तो कंट्री साइड देखिए हर शहर में होता है, हर शहर का कंट्री साइड हो सकता है, हर जो है आपके रीजन का कंट्री साइड हो सकता है। तो एक मेनली रीजन होता है जो कि आपके एक सेंटर प्लेस कहलाता है, और सेंटर प्लेस के बाहर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे डेवलपमेंट कम होता चला जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई फॉर एग्जाम्पल कोई शहर है, अब कोई शहर अगर बसा हुआ है तो शहर के जो हार्ट होगा या मेन जो है जगह होगी, वहीं पे आपके इम्पोर्टेंट जो है आपके ऑफिसेज रहेंगे। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वो सब इम्पोर्टेंट प्लेस पर होते हैं। जितने भी आपके एक तरह से इम्पोर्टेंट जो है मॉन्यूमेंट्स हैं, या फिर जो भी आपके ऑफिशियली जिन चीज़ों का वर्ग पड़ता है आपके एक तरह से जुडिशियरी को, या फिर जो है आपके एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इन सब की जो आपके प्लेस होती है वो एक सेंटर प्लेस मानी जाती है। अब जैसे किसी भी शहर का एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे वर्क करता है वो क्या है, वो सेंट्रलाइज्ड रीजन में रहने की कोशिश करता है, एक ऐसे प्रोमिनेंट जगह रहने की कोशिश करता है जहां से वो बाहर की तरफ कहीं पर भी जा सके। तो इसलिए जो है पूरे रीजन को कवर अप करने के लिए ये किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो मेन रीजन होता है, उस मेन रीजन को छोड़ करके उसका आउटवर्ड रीजन जो होता है, जो कि थोड़ा बहुत अनडेवलप्ड भी होता है, बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से वहां चहल पहल नहीं होती है, तो ये आप रूरल बैकग्राउंड भी कह सकते हैं, जहां पे रूरल बैकग्राउंड गांव वाला स्थिति आती है। तो शहर के आसपास के जितने भी जो है ऐसे कंट्री साइड होते हैं, ऐसे जगह होते हैं, उनको कंट्री साइड कहते हैं। तो रूलिंग द कंट्री साइड जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर जो ब्रिटिशर्स थे जब इंडिया में आए तो मेन सिटीज पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन मेन सिटी से जब हम बाहर निकले तो बाहर के रीजन जो कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या था, रूरल रीजन था। तो रूरल एरियाज में अभी बहुत ज्यादा कमांड नहीं किया गया था। तो अब करे क्या कि रूरल एरियाज में कमांड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रूरल एरियाज के पीपल को पहले जो है आपके एक तरह से उनके टच में आना पड़ेगा, और टच में आकर के उनसे भी हम कुछ ना कुछ ऐसा जो है आपके एक तरह से टच में आने के बाद फिर ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हम कुछ ना कुछ इनसे जो है आपके इनसे भी जो है एक तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करें, क्योंकि मेन मकसद ये था कि जो भी अंपायर बन रहा था, ब्रिटिश अंपायर बन रहा था, वो डे बाय डे एक्सपैंड कर रहा था, और उस एक्सपैंडिंग एम्पायर के लिए जो है आपके बहुत सारा वेल्थ की जरूरत पड़ रही थी। जबकि जो आपके एक तरह से थ्रू टैक्सेस या फिर थ्रू जितना भी रेवेन्यू था जो आपके गवर्नमेंट का था, वो एक तरह से कम पड़ता चला जा रहा था, ब्रिटिशर्स को कम पड़ रहा था। तो मेनली उनको जहां पर वो स्टेबल हैं वहां पर उनको अगर मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि अगर रेवेन्यू इतना जनरेट होने लगे
कि वो खुद अपने आप स्टैंड कर पाए और हमें कहीं से पैसा ना मंगाना पड़े, तो सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो इसलिए ब्रिटिशर्स अब धीरे धीरे करके, क्योंकि हर जगह पहुंच चुके थे अभी तक हम लोग ने देखा, तो अब उन लोग क्या कर रहे हैं, अब उन लोगों ने सेल्फ डिपेंडेंसी का काम करना शुरू कर दिया। एक ऐसे जो है आपके वर्क करना शुरू कर दिया जिससे कि उनके पास खुद की सारी सेटलमेंट हो, सारा जो है आपके एक तरह से रेवेन्यू भी रहे और वो सारी चीजों को अपने एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, और यहाँ पर आपके एक तरह से सारा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल दोनों अफेयर्स को वो जो है, सोशल तो रहता ही था, तो इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल अफेयर को अपने जो है कंट्रोल में लेना चाहते थे। तो ये जो है उनका मेन मकसद था। तो जो ब्रिटिशर्स थे, अब उन्होंने ये देखा, उन्होंने देखा कि जो भी पॉलिसीज आ रही हैं या जो भी हम लोग पॉलिसीज लगा रहे हैं, उसमें हम लोग मेन रीजन को तो कवर अप कर ही रहे हैं। अब जैसे बंगाल था तो बंगाल के रीजन को उन्होंने कवर अप कर ही लिया, अवध है, अवध के रीजन के जो है कुछ पोर्शंस को आपने कवर अप कर ही लिया। तो बंगाल सिर्फ बंगाल नहीं था, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा रीजन था जिसमें आज का वेस्ट बंगाल, आज का बिहार और इवन उत्तर प्रदेश भी आता था पूरे बंगाल के रीजन में। तो इसलिए उत्तर ईस्टर्न यूपी भी उसी में कवर अप हो जाता। तो बंगाल बहुत बड़ा रीजन था। तो बंगाल सिर्फ वेस्ट बंगाल को नहीं कह रहे हैं, आज का वेस्ट बंगाल है वो अलग चीज है। लेकिन जब जो बंगाल की रियासत थी, जो आपके एक तरह से पूरा एम्पायर था, जिसको जो है आपके पूरे बंगाल का आपने जो है पूरी दीवानी जो दी जाती थी, तो दीवानी का मतलब ये होता है कि पूरा कंट्रोल जो दिया जाता था, तो वो जो है किस रीजन को जो है आपके शो करता है, मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और ईस्टर्न यूपी का जो रीजन होता था, ये पूरा जो है आपके कवर अप होता था। और फिर ईस्टर्न यूपी से आगे, फिर वहीं से जहां पे बंगाल खत्म होता था, वहीं से अवध का रीजन शुरू हो जाता था। तो वो अवध वाला रीजन जो है आपके स्टार्ट हो जाता था। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि जो मेन रीजन है, उन रीजन में तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी जो रूरल बैकग्राउंड्स हैं, रूरल एरियाज हैं, जो आपके एक तरह से कंट्री साइड रीजन है, तो वहां पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो अब कंट्री साइड रीजन में कैसे रूलिंग किया जाए या किस तरह से रूलिंग किया जाए, तो कंट्री साइड रीजन में रूलिंग करने के लिए अब उन्होंने धीरे धीरे करके आपकी कुछ पॉलिसीज बनाना शुरू करी। अब ये पॉलिसी क्या थी? ये पॉलिसी ये थी कि कैसे हम इस आउटवर्ड रीजन में, जहां पर जो है आपके एक तरह से रिसोर्सेज हैं लेकिन उनको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि आदमी ही नहीं बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी, वहां पर बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से अभी जो है रिसोर्सेज अवेलेबल भी नहीं होंगे। रिसोर्सेज अगर अवेलेबल भी हैं तो उन पे वर्क करने वाला मैन पावर नहीं है। ये सारी चीजें थी जो कि आपके कंट्रोल वो करना चाहते थे। तो उनका मेन मकसद ये था कि कैसे हम कंट्री साइड को अपने जो है आपके रूलिंग कंट्रोल में लें, जहां पे वो इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल अफेयर्स को अपने हाथ में ले सके। सबसे पहले जो रूलिंग द कंट्री साइड हुआ, वो उसमें सबसे पहली चीज ये हुई कि जो बंगाल था, बंगाल की दीवानी जो थी, तो दीवानी ऑफ बंगाल वो आपके एक तरह से दी गई जो है आपके अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को। दीवानी हमने अभी आपको बताया, दीवानी क्या होता है? कंट्रोल। तो इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल कंट्रोल वो हो जाता है पूरा दीवानी, जो कि आपके पूरे रीजन की दी जाती है। तो जैसे बंगाल की दीवानी जो है अब ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दी जाती है। और ये कौन देता है? मुगल एम्पायर। वो मुगल एम्पायर कौन था उस टाइम? आलम शाह सेकंड। आलम शाह सेकंड उस टाइम जो है मुगल एम्पायर थे, जो कि आलम शाह सेकंड ने जो है आपके एक तरह से दीवानी दी। और इस पोर्ट्रेट में आप देख भी रहे हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव हैं वो दीवानी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक तरह से आलम शाह सेकंड से। तो आलम शाह सेकंड बैठे हुए हैं और वो जो है आपके रॉबर्ट क्लाइव को जो है आपके दीवानी दे रहे हैं। दीवानी मीन्स मतलब एक ऑफिशियल लेटर, जो कि आपके ये कहा जाएगा कि अब जितना इकोनॉमिकल कंट्रोल है वो जो है आपके ब्रिटिशर्स के हाथ में दिया जाता है। तो ये ब्रिटिशर्स के हाथ में इन्होंने अल्टीमेटली दे दिया। वजह ये थी कि मुगल एम्परर भी अब बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, ना ही वो फाइट कर सकते थे। तो इसलिए जो ब्रिटिशर्स कहते थे उनको वो करना पड़ता था। और अभी तक क्या था? अभी तक तो ये सारी चीजें थी कि एम्परर जो थे
ये आपके एक तरह से ब्रिटिशर्स जो थे वो एम्परर्स या रूलर्स या फिर छोटे नवाब को रूलिंग जो है अपना पपेट की तरह से यूज कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि ये पपेट रूलर्स भी जो है हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग अपना कंट्रोल जो है आपके इसमें ले। तो इसी में जो है आपके एक तरह से उन्होंने फोर्सफुली ये जो है आपके एक तरह से कंपेल करके आलम शाह सेकंड से जो है आपके बंगाल की दीवानी ली, और दीवानी लेने के बाद जो है अब पूरी तरह से कंट्रोल जो है अब जो है एक तरह से ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। तो इसके मतलब जो पूरा बंगाल जो प्रोविंस था वो बंगाल का प्रोविंस अब धीरे धीरे करके जो है अब इनके हाथ में आ चुका है। दीवानी मिलने के बाद अब ये आगे के प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं। जब आगे के प्रोस्पेक्ट्स को देखने का मतलब आसपास के जो कंट्री साइड है, अब कंट्री साइड में कैसे एंटर करें, अभी हम मेन रीजन में एंटर कर गए, अब ब्रिटिशर सोच रहे हैं कैसे कंट्री साइड में एंटर करें, तो उस रीजन के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब उसको भी रूल करना है क्योंकि उसमें भी उसको भी कंट्रोल में लेना है, तो इसलिए उसको कंट्रोल में कैसे लिया जाए या किस तरह से लिया जाए, अब उसकी जो है आपके प्रिपरेशन शुरू हो गई। अब देखिए दीवानी जो है लेने के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनको ये क्लियर ये हो गया कि अब जो बंगाल है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में है। अब कंट्री साइड रीजन में अगर हम देखेंगे तो कंट्री साइड रीजन में जो है कुछ ना कुछ चीजों को हमें जो है अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। तो पहली चीज इनको ये समझ में आई कि हमें लोगों को डिस्कार्ड नहीं करना है, मतलब ये नहीं कि हमें थोपना नहीं है बल्कि उनको साथ में लेकर के चलना है, कॉन्फिडेंस में लेकर चलना है, तभी वो हमारा साथ देंगे। तो एक तो ये था। दूसरी चीज इकोनॉमिकल सपोर्ट पूरी तरह से बंगाल जो था पहले क्या हुआ करता था, जैसे आपने देखा था कि पहले बंगाल में पहुंच करके जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो एक्सपोर्ट जो किया करते थे सामान, जिसमें कॉटन और सिल्क था, तो कॉटन और सिल्क का एक्सपोर्ट किया करते थे और उसके अगेंस्ट में जो है इंपोर्ट किया करते थे गोल्ड और सिल्वर, ब्रिटेन से लाया करते थे। उसी के जो है आपके गोल्ड और सिल्वर आता था और उसी के बदले जो है आपके बार्टर, ऐसा बार्टर सिस्टम जो है आपके ये व्यापार होता था, ट्रेड होता था। लेकिन जब इन्होंने यहां पर देखा कि अब इनकी रिसोर्स बंद गई, क्योंकि इनका मेन मकसद यही था कि अगर हमें एक यहां से रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा तो हम यहां का खर्च अपना खुद से उठा लेंगे, हमें गोल्ड और सिल्वर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये था कि अब कंट्री साइड में कोलोनाइजेशन करना है। जैसे कोलोनाइजेशन जो है आपके ब्रिटिशर्स कर रहे थे, अब कंट्री साइड में कोलोनाइजेशन करना है। कोलोनाइजेशन मतलब अपना कंट्रोल करना है, कॉलोनी बनानी है। तो कॉलोनी बनाने का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स खुद वहां पर भी पहुंचे, उन रीजन्स में भी पहुंचे, वहां सेटल्ड हो और एक रेवेन्यू जो है आपके फिक्स कर दें वहां के लोगों के साथ, और वो रेवेन्यू एटलीस्ट जब सेट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, तो वो रेवेन्यू मिलने लगेगा आपके एक तरह से कंपनी को। जब कंपनी को मिलने लगेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब मिलने लगेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपके रन करने लगेगी। तो इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए था। इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए जो है उन्होंने जो है आपके कुछ पॉलिसीज बनाई जो कि कंट्री साइड जो है आपके कंट्री साइड के लिए थी। वो ये बनाया कि देखिए डिफरेंट फॉर्म्स अभी आप पढ़ेंगे सिस्टम में कि कौन कौन से सिस्टम लगाए गए। तो ये जो है आपके एक तरह से जैसे महलवाड़ी सिस्टम था, फिर रियोतवाड़ी सिस्टम था, ये सब अभी इसी में आ जाएगा कि महलवाड़ी सिस्टम या रियोतवाड़ी सिस्टम क्या था। तो होता क्या था कि कोई ना कोई एक जो है प्रॉपर तरीका अपनाना है जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो सके, अर्थात पैसा आ सके। पैसा जब आएगा तभी हम एक्सपेंस कर पाएंगे। तो मेन मकसद खाली कंपनी का यही था। और कंपनी ये भी नहीं चाह रही थी कि हम किसी को जो है आपके छोड़ करके चलें, क्योंकि अगर जो है पीपल जो आपके वहां पे रह रहे हैं वो अगर सपोर्ट में नहीं है तो फिर कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता, कोई बेटर काम नहीं किया जा सकता, या फिर जो है आपके एक तरह से जो ट्रेड है वो फिर फ्लरिश नहीं करेगा, एक्सपैंड नहीं करेगा। और मेन मकसद उनका क्या था कि आपके ट्रेड को फ्लरिश करना, एक्सपैंड करना। तो फ्लरिशमेंट और एक्सपेंशन टोटली डिपेंड करता था किस पर? जो है पीपल के जो है रिलेशन पे। तो यहां पर क्या है कि किस तरह से इनको जो है रिलेशन फॉर्म करना था ये भी पता था। और
जो आपके एक तरह से कंट्री साइड रीजन में जो रहने वाले लोग थे उनको डिस्कार्ड भी नहीं करना था, उनको खुश रखना था, उनको प्रॉस्परस रखना था, तो तभी जो है आपके एक तरह से वहां पर कंट्रोल होगा, ऐसा जो है इन्होंने देखा। तो अब मेनली क्या था कि 12 अगस्त 1765 को कंपनी जो है आपके एक तरह से कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो है गवर्नर की जो है बंगाल की जो है दीवानी दी गई। वो किसके द्वारा दी गई? शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल एम्परर थे, शाह आलम सेकंड, उनकी से दी गई। अब मेनली जैसे आपके कंपनी का टारगेट क्या था दीवानी मिलने के बाद? तो पहली चीज तो कंट्री साइड को कॉलोनाइज करना, जैसा भी हमने आपको बताया कि कंट्री साइड में भी उसी तरह से पहुंचना जो है आपके ब्रिटिशर्स का, जिस तरह से वो आपके किसी सिटी या फिर किसी टाउन के रीजन में पहुंचते थे। और दूसरी चीज ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्स। रेवेन्यू रिसोर्स क्या है कि एटलीस्ट एक ऐसा रिसोर्स को खोजना था जिस जहां से उनकी इनकम होती रहे, रेवेन्यू जनरेट होता रहे। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो खर्च कैसे चलेगा, या फिर कैसे जो है आपके एक तरह से जो ऑफिशियल वर्क है वो कैसे कैरी आउट होगा। तो इसलिए एक रिसोर्स की जरूरत थी, रेवेन्यू रिसोर्स की जरूरत थी, जिसके लिए वो तलाश रहे थे। और जो है आपके एक तरह से राइट्स ऑफ द पीपल को डिफाइन करना, जैसे हमने आपको बताया कि जो पीपल है उनको डिस्कार्ड नहीं करना है, उनको बल्कि जो है आपके एक तरह से अच्छे से अच्छा, प्रॉपर से प्रॉपर चीजों अवेलेबल कराना है, ये मकसद था। और ये अगर ऐसा कर ले जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पीपल होंगे, जब वहां रहने वाले लोग होंगे, वो सपोर्ट में आ जाएंगे। और जो है आपके रॉबर्ट क्लाइव ने यही चीज मानी कि हम लोगों को जो है वहां पर जो शासन करना है, हम लोगों को जो वहां पर एक तरह से रूलिंग करना है, वो इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली अगर पब्लिक सपोर्ट में होगी। अब देखिए ब्रिटिशर्स की जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ कि हम फिक्स्ड अमाउंट इतना लेंगे, ये एक प्रॉब्लम भी बन गई। अब देखिए सबके एंगल से सोचना है, ब्रिटिशर्स के एंगल से पहले हम सोचते हैं। ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम क्या बन गई? क्योंकि उनको वो पैसा नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था? अब थोड़ा सा नीचे आए। जमींदार लोगों को फिक्स अमाउंट देना था। फिक्स अमाउंट देने के लिए बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जो कि आसानी से दे पा रहे थे, बहुत सारे ऐसे थे कि जो नहीं दे पा रहे थे। जो नहीं दे पा रहे थे उन्होंने जो है अपना जो है प्रोफेशन ही छोड़ दिया और जो है उस पर कृषि कराना छोड़ दिया। और फिर बहुत सारे ऐसे थे कि जो नहीं दे पाते थे, उनका ऑक्शन कर दिया जाता था, नीलामी हो जाती थी। नीलामी हो जाती थी उनकी जमीन अमीन की। या फिर जो है जमींदार जब जो पेमेंट तब करेगा, रेवेन्यू तब देगा जब वो नीचे अपने पीजेंट्स, फार्मर्स, लेबर्स जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनसे जो है आपके एक तरह से रेंट लेगा या फिर टैक्स लेगा। तो जमींदारों ने पीजेंट्स पर टैक्स लेना शुरू कर दिया। जो पीजेंट्स थे वो बेचारे पिसने लगे, क्योंकि इतना हैवी अमाउंट वो कहां से दे। तो ऐसी कंडीशन में जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा। तो वो जो है कमा कमा करके जमींदार को दे और जमींदार जो है आपके कंपनी को दे। तो ये जो है आपके एक तरह से सिस्टम बन गया। तो अब यहां पर जमींदारी में क्या हुआ कि जमींदारी में बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे जगह पर लोगों ने प्रोफेशन छोड़ दिया। बहुत जगह पर क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच वाले थे वो प्रॉफिट में आने लगे। वो प्रॉफिट में कैसे आने लगे? प्रॉफिट में ऐसे आने लगे क्योंकि जब ये आपके एक तरह से सेटलमेंट किया गया था कि जो है आपके एक फिक्स रेवेन्यू लिया जाएगा, उस टाइम कह दिया गया था कि ये रेवेन्यू कभी बढ़े घटेगा नहीं, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो अब सरकार उसको बढ़ा भी नहीं सकती थी। लेकिन डे बाय डे सरकार का खर्च बढ़ता चला जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो रेवेन्यू अब कम पड़ने लगा धीरे धीरे करके। आगे के समय में आकर के वो रेवेन्यू जितना उन्होंने फिक्स किया था वो कम पड़ने लगा। तो अब लॉस किसको हो रहा है? लॉस हो रहा है कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। वजह क्या है? उसने फिक्स अमाउंट, उसने सोचा कि इतना अमाउंट अगर आएगा उस समय के हिसाब से, उसने जब देखा कि उस इतना अमाउंट अगर आएगा तो आराम से इजीली जो है आपके सारा खर्च निकल आएगा हम लोग का। लेकिन आगे के समय में जब कुछ समय बीता, पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स जो थे, इन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया, जमींदारों ने वर्क कराना शुरू कर दिया। कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ गया एकदम से। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ने की वजह से जो आपके एक तरह से
फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको भी पैसा मिला, वो भी पैसे वाले हो गए, जमींदारों को भी पैसा मिला। और जमींदार इसलिए खुश थे, प्रॉफिट में थे, क्योंकि उनको पता है उनको तो उतना ही फिक्स अमाउंट देना है। कंपनी लॉस पर चली गई अब, क्योंकि कंपनी को क्या था, कंपनी ने ये कह दिया था पहले से ही वो अमाउंट, फिक्स अमाउंट ना तो बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा, इसलिए कंपनी का अब लॉस होने लगा। फिर अब कंपनी सोचने लगी कि हमारा तो लॉस हो रहा है, अब नीचे वाले लोग मेहनत करके प्रॉस्परस हो गए, अब सबके पास जो है पैसा आ रहा है, लेकिन हम कैसे मांगे ज्यादा पैसा, क्योंकि एक्सपेंस भी अब बढ़ चुका था। तो अब यहां पर ये प्रॉब्लम किसके साथ क्रिएट हुई, ये कंपनी के साथ क्रिएट हुई। तो कंपनी एक प्रॉब्लम में चली गई, वो ये चली गई कि वो अपने ही जो आपकी पॉलिसी बनाई थी उसी पॉलिसी में जाकर के फंस गई। और वो पॉलिसी क्या थी, उन्होंने पहले सोचा था कि इतना अमाउंट अगर आएगा, हैवी अमाउंट हम ले रहे हैं, तो हैवी अमाउंट अगर हम लेने लगेंगे तो एटलीस्ट जो है आपके उसका जो एक्सपेंसेस है वो बियर आउट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये कहा गया था कि इससे ना तो ये कभी चेंज होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, फिक्स था, आगे चलते चलते क्या हुआ, क्योंकि जैसे से आपके एक तरह से समय बीता, समय बीतने के बाद वो अमाउंट कम लगने लगा, उससे ज्यादा जो है एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो कंपनी अब कैसे जो है आपके एक तरह से अपने खर्चों को जो है मेंटेन करे, वो क्या करे, तो ये जो है आपके एक प्रॉब्लम में वो आ गए। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जैसे आपके लैंडलेस लेबर थे, अब उनको पता है कि जमींदार को हमें पैसा देना है, तो जमींदार को पैसा वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था अच्छा होता था, कभी कभी नहीं होता था, कभी कभी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तब क्या करेंगे, लेकिन फिर भी जमींदार को पैसा देना पड़ता था उन लेबर्स और उन फार्मर्स को, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो जमींदार उनको जो है जमीन पे काम करने से निकाल देगा। और ये पुश्तैनी काम करते थे, पुश्तैनी काम करने का मतलब उनके फोर फादर्स भी काम करते थे, तो इसलिए इनके लिए ये था कि जो आपके पीजेंट्स हुआ करते थे, लैंडलेस लेबर हुआ करते थे, लैंडलेस फार्मर्स हुआ करते थे, ये क्या करते थे, अगर नहीं भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था तो लोन ले लेते थे, लोन लेकर के जमींदार को पैसा दे देते थे कि ऐसा ना हो कि हमें जमीन से निकाल दिया जाए या फिर अगली बार हमें जमीन पे काम करने को दिया जाए। तो इस वजह से वो लोन भी लेते थे, और बहुत सारे लोग लोन में भी ट्रैप हो जाते थे, लोन नहीं भर पाते थे। तो ये जो है आपके प्रॉब्लम चली आ रही थी, और खास तौर से अब प्रॉब्लम किसको क्रिएट हो गई, कंपनी को। अब देखिए जो सबसे प्रॉब्लम की चीज थी वो ये थी कि रेवेन्यू सरकार को चाहिए, ब्रिटिशर्स को चाहिए, और रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू जो है इन लोग फिक्स कर चुके हैं, इन्होंने कहा कि फिक्स जो है अमाउंट हमको लेना है, लेकिन अब वो फिक्स अमाउंट से उतना एक्सपेंस चलेगा नहीं। तो एक नया सिस्टम डिवाइस की जो है आपके किया गया, और एक नए सिस्टम को जब डिवाइस किया गया तो ये जो है आपके कैसे हुआ, जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स्ड रेवेन्यू थी कंपनी की, इसको कैसे रिवाइव किया जाए या किस तरह से रिवाइव किया जाए। तो ये देखा गया कि जो आपके एक तरह से नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बंगाल का था, बंगाल का जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, मतलब बंगाल के नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, तो नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट बंगाल के नॉर्थ वेस्ट में बिहार पड़ता है, उससे इधर जो है उत्तर प्रदेश पड़ता है, यूपी पड़ता है। तो आज का जो यूपी है उसकी बात हो रही है। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल जो आज का प्रेजेंट टाइम का यूपी है, वहां पे एक इंग्लिशमैन थे जिनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी ने एक नया सिस्टम डिवाइस किया 1822 में। वो क्या था, इन्होंने कहा कि फिक्स जो है कोई चीज नहीं रहेगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर रीजन में, हर विलेजेस में जाकर के जितनी भी फील्ड्स थी, जितने भी लैंडलॉर्ड्स के जितने भी जमीनें थी, उन सबको नापा जोखी करने लगे। उन्होंने मेजरमेंट्स लिया और नाप जोख करके ये निकाला कि हाँ किस लैंडलॉर्ड के पास कितनी जमीन है और उसकी इनकम कितनी आती होगी, एस्टिमेटेड इनकम, मतलब वो अनुमान लगा रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। तो एस्टिमेटेड इनकम फील्ड से पता चल जाती है कि किसी की अगर मान लीजिए 10 एकड़ फील्ड है, उससे अगर मान लीजिए रेवेन्यू कुछ जनरेट हो रहा है, तो अगर जिसकी 15 एकड़ है उससे और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, जिसकी 20 एकड़ जमीन है
उससे और जो है रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया मैकेंजी ने, कि हॉल्ट मैकेंजी ने ये किया कि जाकर के पूरे रीजन में विलेज टू विलेज, एक एक जगह से, एक फील्ड से दूसरे फील्ड, दूसरे फील्ड से तीसरे फील्ड, ये पूरे रीजन में इन्होंने क्या कराया, इन्होंने मेजरमेंट कराया। सारे लैंड का मेजरमेंट हो गया, सारे लैंडलॉर्ड्स की जमीनें पता चल गई, ये कौन कौन सी जमीन किस किस लैंडलॉर्ड की है और किस लैंडलॉर्ड की कितनी जमीनें हैं, ये सारी चीजों के बारे में पता चल गया। क्योंकि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो थे वो आपके रिवील नहीं कर रहे थे, ये बता नहीं रहे थे कि उनकी जमीनें कितनी हैं, अंदर ही अंदर वो काम करवाते थे उन जमीनों पर। लेकिन जब ये सिस्टम आया तो ये रिवील करना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि हाँ हमारी ये जमीन भी है, हमारी ये जमीन भी है, हमारी ये जमीन भी है, तो टोटल हमारी जमीन इतनी हो गई। अब सरकार ने ये कहा कि कोई चीज फिक्स नहीं रहेगी और एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू बता दिया गया। वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू इस रीजन से मिलना है, पूरे विलेज में, पूरे विलेज में आपके एक तरह से डिसाइड कर दिया गया कि ये पूरा का पूरा जो है गांव है, ये पूरा गांव मिल करके इतना पैसा इकट्ठा करके देगा। तो ये जो पैसा इकट्ठा करके देगा पूरा गांव, इसे क्या कहा गया, महल। महल, तो महल क्या था, महल एक तरह से पूरे रीजन की रेवेन्यू था एक साथ। तो जमीनों का मेजरमेंट होकर के ये पता चल जाएगा कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू किस क्षेत्र से कितना आएगा, किस रीजन से कितना आएगा। तो हर विलेज की जितने भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू थी उसको पता लगा लिया गया और उसको पता लगा करके जो है आपके सब लैंडलॉर्ड्स को बता दिया गया कि आपको इतना देना है, आपको इतना देना है, आपको इतना देना है। और ये फिक्स नहीं है, टाइम टू टाइम इसको फिर से जो है एग्जामिन किया जाएगा और टाइम टू टाइम, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को बेच दिया जमीन, किसी की कम हो गई, किसी की बढ़ गई, तो टाइम टू टाइम इसका मेजरमेंट होता रहेगा और फिक्स नहीं रहेगा कि आपको इतना ही देना है। आपका पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो वो लैंड जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ज्यादा आपको देना पड़ेगा टैक्स, जितनी लैंड कम होती जाएगी आपका लैंड जो रेवेन्यू है, टैक्स है, वो आपके कम होता चला जाएगा। तो ये जो है आपके सिस्टम ऐसा था कि ये कह दिया गया कि सरकार को अब ये एस्टिमेट कर दिया गया कि पूरे बंगाल का जो रियासत थी, एम्पायर थी, इसमें कितना खर्च होना है और जितना खर्च होना है वो आपके अलग अलग महल से, अलग अलग महल मतलब एक विलेज का पूरा कलेक्शन को महल कहा गया। तो टोटल कलेक्शन ऑफ अ विलेज और मोर देन वन विलेज इज नोन एज महल। तो इसलिए इसी सिस्टम को क्या कहा गया, महलवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम कहा गया इसको। तो महलवाड़ी सिस्टम क्यों कहा गया, महल डिसाइड कर दिया गया और महल डिसाइड करके ये बता दिया गया इस विलेज को इतना पैसा, इस विलेज को इतना पैसा, इस विलेज को इतना पैसा जो है आपके रेवेन्यू के फॉर्म में देना है। तो ये जो है आपके एक तरह से ऐसा सिस्टम था जो कि आपके हॉल्ट मैकेंजी ने जो है आपके लाया और इससे जो है आपके एक तरह से जो प्रॉब्लम थी जो ब्रिटिशर्स की, वो प्रॉब्लम दूर हो गई। वजह ये था कि फिक्स पहले इन्होंने कर दिया था लेकिन फिक्स इनकम से काम नहीं चल रहा था, तो इसलिए अब जिसके पास जितनी जमीन थी उस हिसाब से वो पैसा देगा। इसे क्या कहा गया, इसे महलवाड़ी सेटलमेंट कहा गया। जो सेटलमेंट करने की कोशिश करी, किसने की थी, ये आपके एक तरह से हॉल्ट मैकेंजी, जिनको हमने आपको कहा कि ये इंग्लिशमैन थे, इन्होंने 1882 में ये सेटलमेंट किया। और महल अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महल क्या है। तो महल क्या है, एक पूरे विलेज का टोटल कलेक्शन जो किसी विलेज को देना होगा वो महल कहलाएगा। और इसी वजह से इसको, इस सिस्टम को क्या कह दिया गया, महलवाड़ी सिस्टम। तो महलवाड़ी सिस्टम वहां पर लागू हो गया। अब देखिए महलवाड़ी सिस्टम कहां चल रहा है, बंगाल में। जो बंगाल का रीजन था, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ बंगाल। तो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ बंगाल मीन्स हुआ आज प्रेजेंट टाइम का यूपी। यूपी के रीजन में जो है महलवाड़ी सिस्टम था। अब सदर्न इंडिया में अगर हम जाएं तो सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में टीपू सुल्तान लास्ट जो है आपके एक तरह से सुल्तान था जो कि जो है आपके एक तरह से ब्रिटिशर्स को जिसने फाइट दी। लेकिन टीपू सुल्तान के बाद फिर ब्रिटिशर्स को कोई भी फाइट देने वाला नहीं था, पूरी तरह से साउथ इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। और फिर टीपू सुल्तान जब तक था तब तक जो है आपके पूरे दक्षिण भारत के में, साउथ इंडिया में जो है आपके इनकी एम्पायर पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही टीपू सुल्तान की डेथ होती है, डेथ होने के बाद तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो साउथ इंडिया को पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर तो ये देखते हैं कि नॉर्थ
इंडिया में जो महलवाड़ी सिस्टम है वो यहां नहीं चलेगा। तो कैसे नहीं चलेगा? क्योंकि लैंडलॉर्ड्स नहीं थे यहां, जमींदार नहीं थे वहां पे। अच्छा, महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था? महलवाड़ी सिस्टम में जो रेवेन्यू कलेक्ट करने को दिया गया वो किसको दिया गया? जमींदार को ही दिया गया कि तुम करोगे, तुम ही अपना भी करोगे और दूसरों का भी करोगे और पूरे महल का इतना पैसा कलेक्ट करके दोगे। तो जमींदार हेड हो गया और जमींदारों को हेड बना दिया गया। साउथ इंडिया में क्या था? जमींदारी नहीं थी, वहां पे अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में लोग थे। वहां पर कोई बहुत ज्यादा, जब तक टीपू सुल्तान थे तब तक जो है कोई बहुत ज्यादा बड़ा लैंडलॉर्ड कोई नहीं था, और टीपू सुल्तान के खत्म होते ही ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। अब ब्रिटिशर्स देख रहे हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में तो जमींदारी थी, वहां पे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वहां पर उनके पास जमीनें थी, लेकिन अब यहां पर क्या है? ये छोटे छोटे जमींदार हैं। तो यहां पर क्या किया जाए? तो साउथ इंडिया में क्या था? रियोतीवाड़ी सिस्टम था। रियोतीवाड़ी सिस्टम क्या होता है? रियोत किसको कहा जाता है? रियोत कहा जाता है कल्टीवेटर्स को, जो खेतों में काम करते हैं, जो उगाते हैं चीजों को, उनको रियोत कहा जाता था। तो डायरेक्ट जो है पूरे विलेज का, जैसे वहां पर महलवाड़ी सिस्टम था, पूरे महल का जो पूरे विलेज का जो पैसा होता था वो पूरा दिया जाता था, वो महल कहलाता था। लेकिन साउथ इंडिया में क्या था? इस तरह का कोई विलेज नहीं था, तो इस तरह के विलेज सिस्टम नहीं था। यहां पर जो है आपके एक तरह से बड़े बड़े जो है आपके लैंडलॉर्ड्स नहीं थे, छोटे छोटे आपके एक तरह से लोगों के पास जमीनें थी, और जमीनें जो थी तो इनको क्या, ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ा? फिर ये छोटे छोटे जमींदारों से मिलना पड़ा अलग अलग। तो ये क्या कहलाते थे? ये क्योंकि रियोतवाड़ी सिस्टम था। रियोतवाड़ी सिस्टम के मतलब क्या हुआ? इन्हीं रियोत से डायरेक्ट पैसा लिया जाता था। तो अब जो ब्रिटिशर्स जो हुआ करते थे इन रियोत से मिलते थे। रियोत किसको कहा जाता है? नीचे जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे साउथ में, तो उनको रियोत कहा जाता था। तो डायरेक्ट मिलते थे, उनसे संपर्क करते थे, आपकी लैंड इतनी है, आप अपने लैंड का असेसमेंट कराइए कि इतनी इतनी लैंड है, आपको इतना पैसा देना है। तो नॉर्दर्न इंडिया में तो पूरे पूरे रीजन से आ रहा है महल, लेकिन सदर्न इंडिया से पर्टिकुलर आदमी से लिया जा रहा है। तो इसको क्या कहा गया? रियोतवाड़ी सिस्टम। और ये किसने किया? ये आपके दो लोग थे साउथ इंडिया में, एक तो मुनरो थे, तो मुनरो जो थे, एक एल्फ्रेड थे। तो मुनरो और एल्फ्रेड जिनको कहा गया, जैसे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, सॉरी एल्फ्रेड नहीं, अलेक्जेंडर रीड, अलेक्जेंडर रीड थे और एक मुनरो थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन दोनों ने मिल करके, कि कोई ट्रेडिशनल जो है जमींदारी तो है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में जो रियोत होगा, कल्टीवेटर्स होंगे, उनको पकड़ा जाए, उनको एक लायबिलिटी दे दिया जाए कि आपकी लायबिलिटी ये है कि आपका इतना जो है रीजन है, आप इतनी उपज ले रहे हैं, इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका इतना परसेंट आपको देना है। तो ये जो पर्टिकुलर अलग अलग जो है आपके कल्टीवेटर्स से अलग अलग जो पैसा लिया जा रहा था, इस सिस्टम को क्या कह दिया गया? रियोतवाड़ी सिस्टम। तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या चल रहा है? महलवाड़ी सिस्टम। और सदर्न इंडिया में क्या है? तो अलेक्जेंडर ने और जो है आपके मुनरो ने मिल करके ये रियलाइज किया कि कैसे सदर्न इंडिया से पैसा निकाला जाए, कैसे रेवेन्यू जो है जनरेट किया जाए। तो उन्होंने अलग अलग पर्टिकुलरली रियोत को कंसर्न किया। रियोत मतलब कल्टीवेटर्स, जो पीजेंट्स थे, जो आपके फार्मर्स थे, जो कि आपके एक तरह से कल्टीवेशन कर रहे थे, उनसे डायरेक्टली जो है कांटेक्ट किया और उनसे जो है आपके एक तरह से कांटेक्ट करके उनकी लायबिलिटी बताई कि आपकी लायबिलिटी ये है और उस पर आपको इतना रेवेन्यू, इतना टैक्स आपको देना है। तो इस तरह से सदर्न इंडिया में जो है आपके सेटलमेंट ये किया गया। तो सदर्न इंडिया के इस सेटलमेंट को क्या कह दिया गया? ये रियोतवाड़ी सिस्टम कहा गया। तो जैसे नॉर्दर्न इंडिया में क्या कहा गया? महलवाड़ी सिस्टम, वैसे ही यहां पे रियोतवाड़ी सिस्टम था। अब देखिए साउथ इंडिया में रियोतवाड़ी सिस्टम तो जो है अलेक्जेंडर ने और मुनरो ने मिला करके अपने कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करी, और उन्होंने ये सोचा कि इन कल्टीवेटर्स से पैसे मिलेंगे और इससे पूरा खर्च चलेगा, सारे एक्सपेंसेस बियर आउट हो जाएंगे। एक्सपेंसेस को चलाने के लिए इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। लेकिन इतना ज्यादा पैसा इन्होंने हर रियोत को लगा दिया कि रियोत जो है परेशान हो गया, ये देख करके कि मेरी लायबिलिटी इतनी हो जाएगी, अगर हम इतना दे देंगे तो फिर हमें बचेगा क्या। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इन लोगों का, मुनरो और अलेक्जेंडर तो ये सोच रहे थे कि अब तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, अब तो जो है ब्रिटिशर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई।
बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी क्यों हो गई? क्योंकि हर एक चीज वहां पर सही नहीं थी। तो जो सोचा था वो नहीं हुआ। हुआ क्या? जब कल्टीवेटर्स को, रियोत को ये पता चला कि उनको इतना हैवी अमाउंट देना है, उनको इतना ज्यादा पैसा देना है, तो वो सब परेशान हो गए। और जब परेशान हो गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं दे पाएंगे। ये सारे लोग क्या करने लगे? ये कंट्री साइड भाग गए। ये जितने लोग थे कंट्री साइड भागने लगे। कंट्री साइड भागने की मतलब ये हुआ कि जिस रीजन में इन्होंने सिस्टम जो है आपके लगाया था, ये रियोतवाड़ी सिस्टम, उस पूरे पूरे जो गांव थे, पूरे पूरे गांव खाली हो गए, डेजर्टेड हो गए। लोगों ने जो है एक तरह से कल्टीवेशन छोड़ दिया। कल्टीवेशन इसलिए छोड़ दिया कि इतना हाई अमाउंट हम पे नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, और हम मेहनत करके अगर हम पे भी कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो इसलिए लोग भाग गए वहां से, और जो है आपके ये सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो ये था कि उनका मानना ये था, दिमाग में ये था कि हो सकता है कि अगर मान लीजिए जो हम लोगों ने डिमांड किया है ये अगर फुलफिल हो जाए, कल्टीवेटर्स हमें पैसा देने लगेंगे, तो एक तरह से जो कंपनी की प्रॉब्लम है, ये कंपनी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और रेवेन्यू हमें जनरेट होने लगेगा। लेकिन जो सोचा उसका उल्टा हुआ। उल्टा ये हुआ कि लोग जो थे परेशान हो गए, कल्टीवेटर्स, रियोत जो थे वो परेशान हो गए, और उन्होंने, रियोत ने बेहतर ये समझा कि आप कृषि छोड़ करके और भागो यहां से, कंट्री साइड कहीं चलते हैं, वहां कुछ करेंगे और वहां से अपना पेट भरेंगे। तो इसलिए उस पूरे रीजन के लोग ने जो है अपने क्षेत्र को छोड़ दिया, अपने रीजन को छोड़ दिया, और ये रीजन छोड़ करके जो है कंट्री साइड चले गए, और कंट्री साइड जा करके आपके उन्होंने ये प्रोफेशन अपना एक तरह से छोड़ दिया। तो ये एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। तो सोचा क्या जा रहा था? सोचा ये जा रहा था कि अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और अच्छा सिस्टम लाया गया है, डायरेक्ट रियोत से मिला जा रहा है, डायरेक्ट रियोत हमें पैसा देगा, इसको रियोतवाड़ी सिस्टम कह दिया गया था। लेकिन रियोत भाग गए। जब रियोत भाग गए, वजह यह है कि वो नहीं इतना जो है पैसा दे पाएंगे, उन डिमांड बहुत ज्यादा थी उनकी, तो ये डिमांड क्योंकि फुलफिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि उस पूरे रीजन में जब रियोत चले गए तो कल्टीवेशन भी बंद हो गया। अब जब कल्टीवेशन बंद हो गया तो ना तो कल्टीवेशन हो रहा है, ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलेगा हमें, ना कल्टीवेशन मिलेगा किसी, जितने भी प्लांट्स वो जा रहे हैं, जितने प्लांट्स लगाए गए, प्लांटेशन खत्म हो गया, जितनी भी क्रॉप्स आपके लगाई जा रही, क्रॉप्स नहीं मिलेगा अब। तो एक नई चीज खड़ी हो गई। तो एक तो पैसे की इनकम खत्म हो गई, और दूसरी चीज जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल रहा था वो भी खत्म हो गया। तो एक तरह से कंपनी को डबल लॉस होने लगा। कंपनी का डबल लॉस हो गया कि एक तो हमें अभी तक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो एटलीस्ट मिल ही रहा था, कि जो भी उन लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे थे वो तो हम लोगों को मिल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा जो है आपके एक तरह से उनसे जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात थी। तो ना वो अब रेवेन्यू दे रहे हैं और ना ही खेती कर रहे हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा। तो दोनों से हाथ से गए। तो इसलिए ये एक नेगेटिव इंपैक्ट था रियोतवाड़ी सिस्टम में, और जिसकी वजह से साउथ इंडिया में जो आपके रीजन था, खासतौर से कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये सब जो है आपके पूरा रीजन जो था, वहां पे रियोतवाड़ी सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, पूरी तरह से जो है आपके एक तरह से खत्म हो गया, और वहां के रियोत खुद ब खुद जो है आपके फ्लड कर गए, भाग गए, और जिसकी वजह से आपके उस पूरे रीजन में एक जो है आपके एक तरह से का सन्नाटा हो गया, खालीपन हो गया, विलेजेस डिजर्टेड हो गए, और एक तरह से जो नेगेटिव इंपैक्ट था वो सामने आया। मतलब जो पॉजिटिव सोचा था उसके बगैर अलावा आपके नेगेटिव चीज वहां पर दिखने लगी, और लोग जो है एक तरह से ब्रिटिशर्स से भागने लगे। अब देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्या कंट्री साइड में जो लोग हैं वो लोग जो हैं एक तरह से सिर्फ हमें जो है आपके एक तरह से सिर्फ कमा करके ही सारी चीजें देंगे, या हम लोगों को सिर्फ जो है आपके रेवेन्यू ही कलेक्ट करना है वहां से। तो उन्होंने देखा कि रेवेन्यू तो बहुत कम कलेक्ट हो पा रहा है और हम लोग का काम नहीं चल रहा है, तो इसलिए इनसे कुछ दूसरा काम भी लिया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि एक तो रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर नहीं पा रहे हैं, इनसे रेवेन्यू बहुत ज्यादा ये दे नहीं पा रहे हैं, तो इनसे कुछ एक्स्ट्रा क्रॉपिंग करवाई जाए, कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स या पर्टिकुलर जो है आपके क्रॉप्स इनसे उगवाए जाए।
ऐसे क्रॉप्स जो जिसकी जरूरत यूरोप में थी और यूरोप में उसका प्लांटेशन हो नहीं सकता, उसकी क्रॉपिंग हो नहीं सकती। तो कुछ ऐसे प्लांट्स थे, क्योंकि जो ब्रिटेन का जो है आपके क्लाइमेट है और इंडिया का क्लाइमेट, दोनों में बहुत वेरिएशन है। इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है, एक ट्रॉपिक्स के रीजन में आता है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल जितनी फसलें होती हैं, जितने भी आपके क्रॉप्स होंगे, वो सब आपके हो जाएंगे इजिली, जबकि ब्रिटेन में ट्रॉपिकल फसलें नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठंडा रीजन है बिल्कुल, तो वहां पर एक तरह से क्रॉपिंग नहीं हो सकती। तो अब इन्होंने ये सोचा कि अब जिसकी जरूरत थी वो कराया जाए, जो है आपके कंट्री साइड के पर्सन से, जो आपके एक तरह से सिर्फ रेवेन्यू अभी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग प्लांटेशन शुरू करा दें। प्लांटेशन किस चीज का? दो चीज पे स्ट्रेस दिया गया, एक इंडिगो पे, एक ओपियम पे। इंडिगो क्या है? इंडिगो का बहुत क्रेज था और इंडिगो यूरोप में पहले, सबसे पहले यूरोप में जो है आपके स्टार्ट हुआ। और ये था क्या? क्योंकि पहले जितनी भी आपके कॉटन क्लोथ्स बनते थे वो सब व्हाइट होते थे, कलरफुल नहीं होते थे। कुछ कलर क्रिएट करना, कुछ नई चीज लाना, कुछ नया ब्लेंड लाना, इस तरह का सोचा गया। और ये कैसे आएगा? जब कुछ इस तरह का कलर या इस तरह का डाई हो जो कि आपके कपड़े को कलर कर सके और जो है आपके थ्रेड को कलर कर सके, जिससे कि हम जब कपड़ा बनाए तो वो आपके कलरफुल हो। तो इंडिगो क्या था? जिसको हम नॉर्मल भाषा में नॉर्मली नील कहते हैं। नील, जैसे कपड़ों में हम लोग नील देते हैं, दैट इज इंडिगो। तो इंडिगो जो है, इंडिगो की खेती, तो ये क्या था? ये ब्लू डाइज थे। डाई जानते हैं ना, डाई जिसमें किसी चीज को रंगा जाता है, उसको डाई कहते हैं। तो ब्लू डाई जो होती थी वही जो है आपके एक तरह से नील जिसको हम कहते थे, तो ब्लू डाई जो होती थी वो इंडिगो थी। तो इंडिगो जो है एक तरह से क्लोथ्स के लिए यूज होना शुरू हुई कि कुछ अट्रैक्टिव क्लोथ्स बनाए जाएं, कुछ ऐसे क्लोथ्स बनाए जाएं जो कि आपके किसी कंट्री में नहीं बन रहे हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से, और इस तरह के क्लोथ्स अगर हम लोग लाएंगे तो हम लोग की मार्केटिंग बढ़ेगी। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो है आपके एक तरह से पूरे जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड कर दिया। अलग अलग जगह से इंडिगो ये मंगाने लगे। ट्रॉपिकल रीजन में क्योंकि इंडिगो होता है, इसलिए बहुत ज्यादा जो है यूरोपियन जो है रीजन में होगा नहीं। तो मेनली जैसे आपके इंडिगो कहां से आना शुरू हुआ? वेस्ट इंडीज के कैरेबियन आइलैंड से। कैरेबियन आइलैंड्स में जो है आपके ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जो है रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया, वहां पे प्लांटेशन शुरू कर दिया। फिर इसके बाद और भी रीजन्स में आपके एक तरह से साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के रीजन में जो है आपके एक तरह से इस तरह की क्रॉपिंग शुरू कर दी गई इंडिगो में। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि इंडिगो की और लोगों को भी जरूरत पड़ने लगी। जब और कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस था, जर्मनी था, ये सब जो रीजन्स में थे, इनको भी ये चीज पता चल गई, इन्होंने भी उसका यूज करना शुरू कर दिया। तो जहां से ब्रिटिशर्स ले रहे थे वहीं से फ्रांस वाले लेने लगे, वहीं से जर्मनी वाले लेने लगे, वहीं से जो है नॉर्थ अमेरिका वाले, यूएसए वाले लेने लगे। तो अब उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने रेट बढ़ा दिया जो कल्टीवेशन कर रहे थे। तो कल्टीवेशन करने में फायदा होने लगा, इंडिगो की मांग बढ़ती चली गई। तो वजह यह थी कि उसी की हेल्प से आप कुछ नया क्रिएट कर रहे थे। तो इंडिगो की जो है आपके एक तरह से बहुत तेजी से डिमांड बढ़ती चली गई। और ये डिमांड जैसे जैसे बढ़ती चली गई तो आपके जितने भी आपके एक तरह से प्लांटर्स थे वो सब उन्होंने जो है आपके इसका प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया और मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। ब्रिटिशर्स ने यह सोचा कि हमारी जो है एक तरह से कॉलोनी इंडिया है, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में होता है, वहां पे क्रॉपिंग की भी जाती है, वहां पे पीजेंट्स हैं भी, फार्मर्स हैं भी, क्यों ना यहां पर इंडिगो की जो है आपके एक तरह से प्लांटेशन करवाया जाए। तो इंडिगो का प्लांटेशन इन लोग यहां से स्टार्ट करने लगे। और एक स्टेज ऐसी आई कि ब्रिटेन में जो है इनिशियल स्टेज पे जितना भी इंपोर्ट होता था ब्रिटेन में इंडिगो का, उसका 35% इनिशियली इंपोर्ट जो है आपके इंडिया से होता था। लेकिन 1810 तक आते आते जो जितना ब्रिटेन में इंपोर्ट होता था उसका मोर देन 95% अकेले इंडिया से जाने लगा। इतना तेजी से इंडिया में ग्रो होने लगा ये इंडिगो। तो इंडिया में इंडिगो का प्लांटेशन बहुत तेजी से ग्रो किया, बहुत तेजी से बढ़ा।
और इसे जो है आपके एक तरह से ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, नीली क्रांति भी कहा जाता है इसको। तो ब्लू रेवोल्यूशन एक तरह से था, नीली क्रांति थी जो कि इंडिगो की थी, और इंडिगो प्लांटेशन जो है बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ने लगा। अब इंडिया में हुआ क्या, प्लांटेशन जो बढ़ रहा है उससे क्या इफेक्ट होगा ये देखते हैं। अब इंडिगो का जो प्लांटेशन था वो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। बढ़ता क्यों चला गया, उसका रीजन ये था क्योंकि ब्रिटेन तो अभी तक इंपोर्ट कर ही रहा था, अब इटली और फ्रांस ने भी शुरू कर दिया। इटली और फ्रांस भी जो है इंडिया से ही जो है आपके सारा सामान इंडिगो का लेने लगा। अब क्योंकि इंडिगो तो प्रोडक्शन होता नहीं था, अब जब वहां के जो आपके प्लांटर्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे यूरोप के, उन्होंने इसका एक सब्स्टिट्यूट बना लिया, वोड, WOAD, वोड। वोड जो होता था वो एक तरह से इंडिगो का सब्स्टिट्यूट था। तो वोड वहां पर उन्होंने कल्टीवेशन शुरू कर दिया, लेकिन वोड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। वोड से वायलेट कलर और ब्लू कलर बनाया जाता था, लेकिन वो क्या था, डल कलर था, होता था बिल्कुल, उसमें कोई बहुत ज्यादा चार्म, बहुत अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इंडिगो जो है वो चार्मिंग ब्लू एकदम होता था, वो एक तरह से कपड़ों वपड़ों में एकदम जान डाल देता था, कपड़े बहुत अच्छे लगने लगते थे, तो इंप्रेसिव होता था इंडिगो। तो वोड जो आपके प्रोड्यूस करते थे यूरोपियन जो है आपके कल्टीवेटर्स या प्लांटर्स, तो वो जो है उन्होंने एक तरह से ये देखा कि इंडिगो आ रहा है जिसकी वजह से वोड चलेगा नहीं, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को क्या किया, प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। प्रेशराइज इसलिए करना शुरू कर दिया कि इंडिया से आने वाला इंडिगो को बैन किया जाए यूरोप में, कि यूरोप में इंडिया से इंडिगो नहीं आएगा, वुड से ही सारी चीजें होंगी। कुछ कंपनियों ने वुड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वुड की क्वालिटी वो नहीं है जो इंडिगो में क्वालिटी है, क्योंकि वुड की क्वालिटी से बना करके हम कपड़े मार्केट में कभी भी हम जो है आपके एक तरह से कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडिगो से बनाएगा उसके कपड़े बहुत ही सुपीरियर होंगे और हमारे बहुत इंफीरियर होंगे। इसलिए ऐसी कंडीशन में बैन करने की कोशिश तो की गई, लेकिन वहां के खुद लोगों ने, जो यूरोपियन थे, उन्होंने खुद वुड को जो है आपके एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। वजह यह थी कि उससे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इंडिगो जो है आपके एक तरह से रिजल्ट दे रहा था, तो आपके ब्राइट ब्लू कलर निकलता था उससे, और जिसकी वजह से जो है आपके बहुत अच्छे प्रिंट्स बनते थे, बहुत अच्छे जो है आपके कपड़े जो है आपके यूज हुआ करते थे। तो इस तरह से देखा गया कि जो आपके एक तरह से इंडिगो था उसका प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया बहुत तेजी से। और एक स्टेज ऐसी आई, जैसे हमने आपको बताया कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो है आपके 95 मोर देन 95% इंडिगो इंडिया से ही जाने लगा। वही हाल इटली और फ्रांस में भी हुआ। इटली और फ्रांस में मैक्सिमम इंडिगो जो जा रहा था सब इंडियन जा रहा था, और इंडिया बन गया वर्ल्ड का नंबर 1 इंडिगो प्लांटर और जो है आपके एक्सपोर्टर। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होने लगा इंडिगो का वो इंडिया से होने लगा, और इंडिया के प्लांटर्स जो थे वो क्या कहने लगे, अब क्योंकि हर तरफ डिमांड बढ़ गई, अब ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, ब्रिटिशर्स, लेकिन इंडिगो से फायदा किसको नहीं था, जो आपके पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे। क्यों, उनसे कृषि तो करवाई जाती थी, इंडिगो की प्लांटेशन करवाई जाती थी, इंडिगो सस्ते दाम पे खरीद लिया जाता था, उसके बाद फिर जो है आपके जो प्रॉफिट होता था, जो प्लांटर्स ले करके जाते थे वो आपके एक तरह से जो यहाँ पे प्लांटेशन करवाते थे वो अपना प्रॉफिट खूब पाते थे। धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आने लगा कि हम लोगों को क्या फायदा है, हम लोग मेहनत करके इतना जो है ये सारी चीजें बोते हैं। फिर ब्रिटिशर्स जिनसे बुआते थे, जिनके जमीन पे बुआते थे, उनको प्रेशराइज करके क्या कहते थे, कहते थे हमें बेस्ट सॉइल जहां पर है, तुम्हारी 10 जमीनें हैं, 10 में से जो सबसे अच्छी जमीन है वहां पे बो, जिसपे हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिले। फायदा फार्मर्स को किसमें होता था, धान की खेती में, राइस प्रोडक्ट जो है आपके क्रॉपिंग में, व्हीट जो है आपके क्रॉपिंग में, क्योंकि वो एक अनाज था, वो अपने आप भी यूज करते थे, बेचते भी थे, उनसे पैसा भी मिलता था। तो फार्मर्स ये चाहते थे कि जो उनकी ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, जो कि आपके राइस है, आपके जो है एक तरह से राइस थी, आपका व्हीट था, तो पैडी थी,
ये आपका जितना मेज था, ये सारी चीजें, जितना भी आपके बार्ली थी, इन सब का प्रोडक्शन जो है आपके बहुत तेजी से जो है फार्मर्स चाहते थे कि उसका हो। लेकिन प्लांटर्स जो थे ये एक तरह से प्रेशराइज करते थे कि आप उसको नहीं बोएंगे और जो है आपको इंडिगो ही बोना पड़ेगा। तो इस तरह का प्रेशराइजेशन होने लगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके पीजेंट्स के दिमाग में एक रिवोल्ट डेवलप होने लगा। पीजेंट्स जो है आपके रिवोल्ट करना शुरू करने वाले थे, उनके दिमाग में एक जो है आपके एक तरह से रिवोल्ट होता है वो पैदा होना शुरू हो गया कि कैसे वो जो है आपके इस चीज का विरोध करें, क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं है, बाकी दूसरे लोग जो है फायदा कमा रहे हैं उससे, और हम लोगों का नुकसान हो रहा है क्योंकि हम लोग को बहुत कम पैसा मिलता है और हम लोगों का जो मेन क्रॉप है उसको हम बो नहीं पाते हैं इंडिगो की वजह से। तो इसलिए उनके मन में जो है आपके एक तरह से रिवोल्ट जागने लगा। अब देखिए 17वीं सेंचुरी तक आकर के दो तीन चीजें बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट हुई। वो ये था कि 17वीं सेंचुरी तक आते आते यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स जो थे, जो कपड़े को प्रोड्यूस करते थे, बनाते थे, उन्होंने गवर्नमेंट को परसुएट किया, गवर्नमेंट को जो है आपके एक तरह का बोला कि इंडिगो का इंपोर्ट रिलैक्स कर दिया जाए, जो है आपके एक तरह से जो आपके एक तरह से बैन किया गया है, ये बैन जो है आपके एक तरह से हटाया जाए और एक तरह से जो है इंडिगो को दिया जाए। वजह ये था कि वोड उतना अच्छा जो है आपके परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, उससे बहुत अच्छी वो चीजें पा रही थी। तो हर कंट्री ने अपने हिसाब से अपनी छोटी छोटी कंपनी बना ली और अलग अलग जगह पर, क्योंकि जब जैसे फ्रांस है, इटली है, पोर्टुगल है, आपके ब्रिटेन है, ये सब रीजन क्या है, ये ट्रॉपिकल रीजन तो है नहीं, यहां इंडिगो होगा ही नहीं, तो ये दूसरी जगह प्रोड्यूस कराने लगे। जैसे फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने कल्टीवेशन शुरू किया सेंट डोमिंगो में। सेंट डोमिंगो कहाँ है, कैरेबियन में, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स में इन्होंने शुरू किया। पोर्टुगीज जो थे उन्होंने ब्राजील में शुरू कर दिया, साउथ अमेरिका हमने बताया था आपको, साउथ ब्राजील में। इंग्लिश जो थे, इंग्लैंड वाले जो थे, उन्होंने जो है आपके जमाइका में शुरू कर दिया। जमाइका कहाँ है, वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज का जमाइका जो है आपके उसमें। स्पेन वालों ने कहा शुरू कर दिया, वेनेजुला, वेनेजुला साउथ अमेरिका में जो रीजन होता है। एंड मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के डिफरेंट पार्ट्स में ये सारी चीजें होती चली गई। लेकिन डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, डिमांड बढ़ती चली जा रही है, जो कि सप्लाई करने वाले लोग जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका था वो एक तरह से सप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि प्रोडक्शन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाया, कोलैप्स कर गया उनका जितना भी प्रोडक्शन था। और जब कोलैप्स कर गया ऐसी कंडीशन में 1783 से 1789 के बीच में इतनी क्राइसिस हुई वर्ल्ड में कि एक तरह से कि डिमांड बहुत ज्यादा, अब प्रोडक्शन क्या था आपके एक तरह से इंडिगो का प्लांटेशन था वो उतना नहीं हो पा रहा था, तो जितना आपके प्रोड्यूस हो रहा था उसका आधे पर चला आया। तो इफेक्ट ये हुआ कि प्रोडक्शन भी गिर गया, इंडिगो का प्लांटेशन इतना प्रेशराइज कर दिया लोगों ने कि फार्मर्स भागने लगे, पीजेंट्स भागने लगे, और जिसकी वजह से जो है आपके प्रोडक्शन जो है आपके एक तरह से डिक्लाइन होने लगा, तो प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो इंडिगो का प्लांटेशन था, जो आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन था वो कहां पे आ गया, आधे पर आ गया बिल्कुल। अब ब्रिटेन को चिंता सताने लगी, ब्रिटेन को थोड़ा सा ये लगने लगा कि अब जो है स्टेज ये है कि हमें तो ज्यादा चाहिए। वजह यह है कि हमारे कॉम्पिटिटर पैदा हो गए हैं, फ्रांस भी बना रहा है, इटली भी बना रहा है, पोर्टुगल भी बना रहा है, जो है आपके और कंट्रीज भी बना रहे हैं, वो सब हमसे कंपीट करेंगे। तो हर कंट्री चाह रही थी कि और के बनिस्बत हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, ये उनकी जो है आपके सोच थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि जितना ज्यादा हो सकता है वो हम जो है आपके प्रोड्यूस कर लें। तो इसलिए सब ने एक तरह से हर रीजन में प्रेशराइज करना शुरू कर दिया फार्मर्स को। अब फार्मर्स पर जब आप प्रेशराइज कर रहे हैं और कम पैसा उनको देंगे और सारा का सारा माल उनसे ले लेंगे, तो एक तरह से फार्मर्स क्या करेंगे, भागेंगे। उन्होंने प्रोडक्शन देना एक तरह से कम करना शुरू कर दिया।
हर रीजन से प्रोडक्शन गिर गया और जितना टोटल इंडिगो का प्रोडक्शन होता था पूरे वर्ल्ड में उसका आधा प्रोडक्शन गिर गया, 50% प्रोड्यूस होने लगा। और यही क्या था, इसी को देख करके ब्रिटेन परेशान हुआ। अब ब्रिटेन जब परेशान हुआ तो उसको फिर एक रास्ता दिखाई पड़ा, अब वो था इंडिया का। फिर ब्रिटेन ने ये सोचा कि नहीं, फिर से जो है अब मूव करते हैं इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी जगह है जो आपके मेन इन सभी लोगों के टच से बाहर है, क्योंकि इटली वहां नहीं पहुंचा था तब तक बहुत ज्यादा, फ्रांस भी बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा था, पोर्टुगल भी वहां बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा था, और भी कंट्रीज वहां तक, इंडिया तक बहुत ज्यादा नहीं पहुंची थी। और इंडिया में ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इंडिया में क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी थी इसलिए ब्रिटेन के लिए आसानी थी, वो जो चाहे वो उनसे करा सकते थे, इसलिए वहां पर आपके एक तरह से फार्मिंग इंडिगो की आसानी से कराई जा सकती थी। तो ब्रिटेन को सिर्फ क्या दिखाई पड़ा, लास्ट में यह दिखाई पड़ा कि इंडिया ही ऐसी जगह है जहां पर इंडिगो का प्रोडक्शन और बढ़ा करके और हम लोग अपना जो भी डिमांड है उसको फुलफिल कर सकते हैं। अब देखिए, वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द रीजन्स में इंडिगो जो आपके एक तरह से प्लांटेशन कर रहे थे, इंडिगो कल्टीवेशन कर रहे थे, अब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब जैसे फ्रांस जो था वो आपके पहुंचा था एक तरह से ब्राजील, आपके पुर्तगाल ब्राजील पहुंचा था, फ्रांस जो था वो आपके एक तरह से ये वेस्ट इंडीज पहुंचा था, इसी तरह से जो है आपके स्पेन जो था वेनेजुला पहुंच गया था, वहां प्लांटेशन करवा रहा था। तो इस तरह से जितने भी, इंग्लैंड जो था वो भी वेस्ट इंडीज में ही आपके प्लांटेशन करा रहा था। तो अब हुआ क्या कि जब प्लांटेशन करने वाले लोग प्रॉफिट पाने लगे, लेकिन जो पीजेंट्स थे उनको तो बहुत ही कम पैसा दिया जा रहा था और उनका लॉस इसलिए हो रहा था कि मेन उनके मेजर क्रॉप्स जो थे वो मेजर क्रॉप्स बो नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि हम इंडिगो नहीं बोएंगे और हर तरफ से एक तरफ से रिवोल्ट शुरू हो गया। और खासतौर से जो आपके वेस्ट इंडीज का पोर्शन है, कैरेबियन रीजन, तो वहां पे फ्रांस और इंग्लैंड दोनों को जो है आपके एक तरह से बहुत बड़ा रिवोल्ट फेस करना पड़ा। अब क्योंकि इंग्लिशमैन जो थे वो पूरी तरह से एक तरह से इंडिया में आ चुके थे, इंडिया में उनकी कॉलोनी बनी हुई थी, तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये सोचा कि इन रीजन से जहां पर रिवोल्ट हो चुके हैं अब चलते हैं इंडिया। तो उन्होंने इंडिया का रुख किया और इंडिया का रुख करके ये किया कि इंडिया की बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और जहां जहां हम लोग अपने कंट्रोल में इन इंडियंस को रखे हुए हैं उनसे जो है अब हम जो है एक तरह से अपने लिए काम करवाएंगे। तो जहां जहां खेती हो रही थी अलग अलग रीजन में, क्योंकि इन्होंने अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स भी जो है एक तरह से जो है एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, वहां कुछ होता ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया के क्लाइमेटिकल कंडीशंस को देखा, वेरिंग क्लाइमेटिकल कंडीशन, हर तरह की चीज बो सकता था। तो उन्होंने क्या किया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब रीजन में बोआना शुरू कर दिया गेहूं, उत्तर प्रदेश में शुगर केन, फिर ईस्टर्न पोर्शन वेस्ट बंगाल में राइस होने लगा, फिर इसी तरह से असम में चाय जो है, टी जो है आपके प्रोडक्शन होने लगा। तो इस तरह से जगह जगह आपके प्रोडक्शन हो रहा था। तो ये सारे क्रॉप्स जो होते थे, ये सारे प्लांटेशन जो होते थे, इनसे जो आपके आउटपुट मिलता था, प्रोडक्ट मिलता था, प्रोड्यूस मिलता था, वो सब जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाता था और वो चला जाता था इंग्लैंड। अब जब इंडिगो की क्राइसिस हुई तो इंडिगो की क्राइसिस में इंडिगो अब यहां पे इंडिया से तो जा तो रहा था, लेकिन जितना इंग्लैंड में यूज हो रहा था 1788 में अगर आप देखेंगे तो जितना इंग्लैंड में यूज हो रहा था उसका सिर्फ 30% इंडिया से जा रहा था। अब जो है डिमांड भी इंग्लैंड में और बढ़ गई और वर्ल्ड से हर जगह से इंडिगो खत्म। तो फिर अब यहां पे फोर्सफुली इंग्लिशमैन ने क्या किया कि सारे जितने भी आपके क्रॉप्स थे उसको हटवा करके और जितने भी आपके एक तरह से पीजेंट्स थे, जो आपके फार्मर्स थे, और या फिर जो है आपके जितने जो है आपके जमींदार थे, उन सब से, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक पैक्ट किया। पैक्ट ये किया कि एक एग्रीमेंट कर लिया कि अब इतने साल के लिए आपको यही बोना है और बाकी कुछ नहीं बोना है।
तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने लुभावने चीजें दी, वो ये कि आपके जैसे ही इनको जो है एग्रीमेंट जो कर रहा था उनको फौरन कैश दिया जा रहा था, कैश पैसा मिल रहा था। तो पहले तो जो है आपके किसानों को समझ में नहीं आया, उनको तो ये समझ रहा था कि एग्रीमेंट करो पैसा फौरन मिल जाता है। तो लेकिन बाद में इनको ये समझ में आया कि हमारा कितना बड़ा लॉस है कि हम अपनी मेन क्रॉप्स नहीं बो पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कंपेल कर दिया गया, इनको जो है प्रेशराइज कर दिया गया कि आप कोई दूसरा चीज नहीं बोएंगे, सिर्फ इंडिगो बोएंगे, और वो भी ऐसी सॉइल पर जो आपके लैंड की बेस्ट सॉइल है। अगर आपकी 10 जगह खेती है, 10 जगह जमीन है, तो उसमें से जो बेस्ट सॉइल वाली जमीन है वहीं पर आप इंडिगो बोएंगे। और ऐसा करने पर बहुत कंपल्शन किया गया, इंडिगो का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और लेकिन प्रेशराइज्ड वे में। लोग खुश नहीं थे, पीजेंट खुश नहीं थे, लेकिन प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये प्रोडक्शन जो है आपके एक तरह से देखा गया कि 1810 तक आते आते इंडिया से जितना इंग्लैंड पहुंचता था, इंग्लैंड का 95% लगभग, मोर देन 90%, 95% लगभग जो है आपके इंपोर्ट जो होता था वो सिर्फ इंडिया से होता था। तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा जो है आपके एक तरह से हेल्प करने लगा इंग्लैंड की इसी तरह से। लेकिन लोग खुश नहीं थे जो आपके इसमें इन्वॉल्व थे, ये अंदर ही अंदर घुट रहे थे, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से एक प्रोटेस्ट अंदर ही अंदर शुरू हो गया कि अब हम लोग नहीं सहेंगे और अब हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और इंडिगो की फार्मिंग हम लोग भी नहीं करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड वाइड में भी प्रोटेस्ट हो गया था, तो अब इंडिया से भी वही चीज होने लगी कि इंडिया के फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करने पर, जो इनिशियली तो उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने भी प्रोटेस्ट करने का जो है आपके एक तरह से मन बना लिया, और वो भी जो है क्योंकि उनको लॉस हो रहा था और वो लॉस अपना बियर नहीं कर सकते थे। अब देखिए, रेवती सिस्टम भी कुछ हद तक निज से ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफर है। अब रेवती सिस्टम में क्या होता था, रेवत से, रेवत किसको कहा जाता था, जो पीजेंट्स होते थे, फार्मर्स से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करना। अब लैंडलॉर्ड से नहीं करेंगे, फार्मर से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करना, उनको जमीन दे दिया, जमीन पर आप खेती करो, और अगर आपका खेत है तो आप अपने खेत पर खेती करो। तुरंत एग्रीमेंट साइन होता था, उस एग्रीमेंट को सट्टा कहा जाता था। तो सट्टा जो है आपके एग्रीमेंट का नाम होता था, और उस पे जो है साइन कराया जाता था, जो है आपके एक तरह से रेवत से, रेवत मतलब जो आपके पीजेंट होता था, रेवत से साइन कराया जाता था। और प्लस इस एग्रीमेंट पर फोर्सफुली जो जमींदार होता था या विलेज हेड होता था, तो विलेज हेड जो होता था या जमींदार जो होता था, वो भी उस पर जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था। कॉन्ट्रैक्ट ये होता था कि जैसे ही आप साइन करेंगे, एक निश्चित समय तक आप उस जमीन को कहीं नहीं छोड़ेंगे, उस पर दूसरी चीज कभी नहीं बोएंगे। आपकी जितनी जमीन है, ऐसा नहीं कि आप मनमानी जो है इतनी ही जमीन पर काम करेंगे, उससे ज्यादा जमीन पर काम नहीं करेंगे। कम से कम आपकी टोटल जमीन का 25% लैंड इंडिगो पर होना चाहिए, सिर्फ 75% पर ही आप दूसरी फसलें बो सकते हैं, लेकिन कम से कम 25% पर आपके इंडिगो बोया जाना चाहिए। लोन फौरन सैंक्शन हो जाता था, फौरन पैसा दे दिया जाता था, एडवांस दे दिया जाता था बीज के लिए और ये सारी चीजों के लिए, और फिर उसके बाद सारी चीजें, जितना एक्सपेंस होता था सब पीजेंट्स फार्मर ही देखता था। तो उसमें जैसे आपके जितनी खेती होती थी वो खेती जो है उसी में देखता था। फिर आपके जितनी जो है आपके इरिगेशन होता था उसको भी जो है फार्मर ही अपने एक्सपेंस पर ही किया करता था। फिर कटाई है, बुटाई है, तो ये सारी चीजें हैं। एक और समस्या आती थी, समस्या ये आती थी जैसे धान है, राइस है, राइस की कटाई के समय ढेर सारे जितने भी आपके लोग हुआ करते थे, स्पेयर लोग होते थे, फार्मर्स होते थे, लेबर्स होते थे, वो सब चले जाते थे धान की कटाई में। जब धान की कटाई में चले जाते थे तो अब इंडिगो के प्लांटेशन के लिए लोग नहीं मिलते थे, लेबर जो है आपके शॉर्टेज हो जाती थी। लेबर की शॉर्टेज हो जाने की वजह से आपके एक तरह से आपके इंडिगो कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं था कि अच्छी तरह हो पाए। तो इंडिगो कल्टीवेशन जो है आपके बहुत अच्छी तरह जो है आपके पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये सब ड्रॉबैक्स थे इसके। और जो आपके ये सिस्टम था, जो एक तरह से रेवती सिस्टम था, रेवती सिस्टम में भी
आपके इस तरह से लोग जो हैं आपके बहुत परेशान हो गए। परेशान इसलिए हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा बाउंडेशन थी, प्रेशराइज थे, क्योंकि इसमें जमींदार को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था, वहां विलेज हेड को भी करना पड़ता था, और प्लस रियोत को मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए पूरी तरह से बांध दिया जाता था। अब किसी खेत पर अगर मान लीजिए कि सपोज कर लिए इंडिगो बोया गया, तो इंडिगो बोने के बाद फिर आप धान नहीं बो सकते, दूसरी फसल नहीं बो सकते, अब आपको दूसरी फसल के लिए खाली रखना पड़ेगा। अब ये सब रेस्ट्रिक्शंस थे। तो ये रेस्ट्रिक्शंस जो है आपके एक तरह से लोगों का लॉस कर रहे थे, फार्मर्स का लॉस कर रहे थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका लॉस कर रहे थे, लेकिन प्लांटर्स जो है आपके प्रॉफिट में थे। तो ये जो है आपके एक तरह से रियोती सिस्टम, इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था किससे? रियोत से। रियोत क्या थे? फार्मर्स। तो फार्मर्स से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए इसको रियोती सिस्टम कहा गया। और निजी सिस्टम उसको क्यों कहा गया था? क्योंकि निजी जो है आपके एक तरह से सिर्फ अपने ही लैंड पर सारी चीजें हो रही थी, इसलिए उसको निजी सिस्टम कहा गया था। तो ये दो सिस्टम आपके होते थे, एक निज सिस्टम और एक रियोत सिस्टम, जिस पर जो है आपके कल्टीवेशन किया जाता था इंडिगो का। अब देखिए एक साइकिल हुआ करती थी, वो साइकिल कैसे बनती थी? जैसे ही एक खेती खत्म होती थी रियोत में, दूसरे के लिए लोन फॉरन सैंक्शन कर दिया जाता था, और लोन का इंटरेस्ट जो होता था वो बड़ा हैवी होता था, जिसकी वजह से फार्मर्स जो होते थे वो कभी लोन उतार ही नहीं पाते थे। तो एक लोन आपके दिया गया, एक जो है साइकिल उन्होंने किया, उनको इतना पैसा भी नहीं मिला कि वो अपने लोन को उतार सकें, दूसरा लोन सेकंड साइकिल में फिर से मौजूद हो जाता था। तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन प्राइस बहुत कम मिल रही है, लो प्राइस मिल रही है, जिसकी वजह से क्या है, उनके ऊपर लोन चढ़ता चला जा रहा है, लोन चढ़ता चला जा रहा है। जबकि कल्टीवेशन, अब बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से ऐसा होता था। तो कल्टीवेशन जो है आपके फार्मर्स नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए भी नहीं करना चाह रहे थे कि जैसे आपके इंडिगो होता था, इंडिगो की जो जड़ें होती है बहुत गहराई तक जाती हैं, गहराई तक जाने की वजह से वो पूरे जो सॉइल होता है उसकी पूरी मॉइस्चर को ले लेती हैं, और जिसकी वजह से अब अगर मान लीजिए इंडिगो की जो है आपके अगर फसल लगा दी गई है, प्लांटेशन लगा दिया गया है, तो उसके बाद फिर धान जो मेन फसल थी बंगाल में, तो वो धान नहीं लगाई जा सकती थी, तो धान की लॉस हो रहा था, तो राइस का लॉस हो रहा था, राइस का प्रोडक्शन जो है कम होने लगा उस रीजन में, और जिसकी वजह से एक हैवी लॉस बियर करने लगे फार्मर्स जितने थे। तो ये जो है आपके एक तरह से बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जो कि आपके देखने को मिल रहा था इस जो है आपके इसकी वजह से। तो ये जो एक तरह से लोग सप्रेस्ड थे, अब परेशान कौन कौन था? फार्मर्स कुछ था, पीजेंट था, फिर जमींदार भी परेशान क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो भी परेशान, विलेज हेड जो था वो भी परेशान, और मजे में कौन था? प्लांटर्स थे, जो कि आपके आते थे, पैसा लेकर के चले जाते थे और जाकर के इंग्लैंड में महंगे दामों पर सारी चीज सामान बेचते थे। तो इस तरह से जो लोकल लोग थे, लोकल पीजेंट थे, उन्होंने ये देखा कि हम ही परेशान नहीं है, बल्कि हमारे साथ जो जमींदार है वो भी परेशान है, हमारे साथ जो विलेज हेड है, जो आपके प्रधान जिसको कहा जाता है विलेज हेड, वो भी जो है आपके परेशान है, और हमारे साथ जितने लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी परेशान हैं। इसके मतलब टोटली अगर देखा जाए तो लोकल पब्लिक परेशान थी। इसलिए सब ने एक साथ सोचा कि नहीं, इसका विरोध करना चाहिए, इसका रिवोल्ट करना चाहिए। तो यहीं से फिर एक रिवोल्ट शुरू होता है, और ये रिवोल्ट जो होता है ये आपके एक तरह से एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। तब ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई या क्या हुआ इस रेवोल्यूशन में, इसको आगे देखते हैं हम लोग।